लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर से वैसे अगर देखा जाए तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। हमें पता है कि मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क का वेटेज है। इसका मतलब मैथमेटिकल लॉजिक MST CET 2020 में हमें 6 या फिर 4 मार्क दे सकता है। मैक्सिमम 6 देगा, मिनिमम 4 मार्क्स तो हम खास यहाँ पे है। तो हमें स्ट्रैटेजी लेके चलना है, प्रिपरेशन करना है। हमने यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चंस रखे हैं इनमें से ही क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज करके आपके MST CET 2020 में आएंगे। मतलब क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे लेकिन सिर्फ वहाँ की वैल्यूज चेंज होगी। हम सिर्फ हर एक टॉपिक का 15 या 20 मिनट में प्रिपरेशन करेंगे और ये क्विक रिवीजन रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। MST CET 2020 का पेपर दिए बाद निश्चित रूप से आपने मुझे कमेंट करना कि सर आपने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए थे उसी तरह के क्वेश्चंस हमारे MST CET 2020 में मैथमेटिक्स में आए हैं। हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है MST CET 2020। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक से। मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन बोर्ड पे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पे मैंने हमारा टाइम बचे इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है P कंडीशनल Q और R इज फॉल्स। मतलब ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स दिया गया है। देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ का स्टेटमेंट हमें फॉल्स दिया गया है और हमें क्या पूछा गया है, P Q R के ट्रूथ वैल्यूज। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे चेक करने के लिए हर एक ऑप्शन का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे आंसर तो A दिया है, आपने अगर A के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखे, जैसे P का वैल्यू हम T रखेंगे, कंडीशनल Q का वैल्यू हम F रखेंगे और R का वैल्यू भी हम F रखेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, T कंडीशनल F और F हमारा F रहता है तो इसका वैल्यू हमें F मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे P कंडीशनल Q और R हमें फॉल्स दिया है और यहाँ पे वो फॉल्स मिला है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा A रहेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है। देखिए हमें पता है P कंडीशनल Q या फिर A कंडीशनल B, इस तरह से लेंगे हम। A कंडीशनल B स्टेटमेंट अगर रहता है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम वहां पे कंसीडर करते हैं निगेशन B कंडीशनल निगेशन A। आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पता है। A कंडीशनल B का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन B कंडीशनल निगेशन A रहेगा। अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने स्टेटमेंट है निगेशन P एंड Q कंडीशनल निगेशन R। इसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है। मतलब क्या करना है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करना है और उसके हमें निगेशन लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा निगेशन ऑफ निगेशन R कंडीशनल निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q। देखिए निगेशन ऑफ निगेशन R का वैल्यू हमें पता है, वो R रहेगा। कंडीशनल, अगर हम इस ब्रैकेट का निगेशन लेते हैं, देखिए तो ब्रैकेट का निगेशन हमारे पास क्या आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q। यहाँ पे हमने कंजंक्शन का निगेशन लिया है। अब ये निगेशन ऑफ निगेशन P का वैल्यू हमें P मिलेगा। मतलब ये हमारा आंसर होगा R कंडीशनल P और निगेशन Q। देखिए R कंडीशनल P और निगेशन Q, ये यहाँ पे हमें आंसर C दिया गया है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने P दिया है हमें दिल्ली इज इन इंडिया, Q दिया है मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो इस स्टेटमेंट का हमें सिंबॉलिक फॉर्म पूछा गया है, दिल्ली इज इन इंडिया। अबे दिल्ली इज इन इंडिया जो है इसका स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास P है तो ये P आएगा। फिर यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास और है, मतलब डिसजंक्शन। दिल्ली इज नॉट इन इंडिया, ठीक है, P और दिल्ली इज नॉट इन इंडिया का मतलब दिल्ली इज इन इंडिया P है, तो दिल्ली इज नॉट इन इंडिया हमारे पास क्या आएगा, निगेशन P। सिंपल है, ठीक है। एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र, यहां पे हम क्या लेंगे, कंजंक्शन लेंगे। एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र का हमारे पास देखिए, मुंबई इज इन महाराष्ट्र का हमारे पास स्टेटमेंट है Q। तो ये इस तरह से हमारे सामने रहेगा P और निगेशन P एंड Q।
और इसका आंसर हमें ए दिया गया है। देखिए पी और निगेशन पी एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कंटिंजेंसी चेक करना है। कंटिंजेंसी मतलब देखिए हमें पता है स्टेटमेंट हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिंजेंसी इस प्रकार के ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करके वहां पे देख सकते हैं। टोटोलॉजी मतलब सभी एंट्रीज टी आएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सभी एंट्रीज एफ आएंगे, कंटिंजेंसी मतलब कुछ एंट्रीज टी और कुछ एंट्रीज एफ रहेंगे, तो मिक्स रहेंगे। नाइदर ऑल टी नॉर ऑल एफ, सभी टी नहीं रहेंगे, सभी एफ नहीं रहेंगे, कुछ टी और कुछ एफ रहेंगे, उसे कहते हैं हम कंटिंजेंसी। तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी दिया गया है। इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना आपको पता है, ट्रूथ टेबल हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे पी एंड निगेशन क्यू कंडीशनल आर का अगर हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम पी रहेगा, सेकंड कॉलम क्यू रहेगा, थर्ड कॉलम आर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स हमारे पास 3 है। फिर इसके बाद हमें निगेशन क्यू चाहिए तो ये निगेशन क्यू रहेगा। फिर इसके बाद पी एंड निगेशन क्यू का कॉलम रहेगा और लास्ट में पी एंड निगेशन क्यू कंडीशनल आर का कॉलम रहेगा। अभी सिंपल स्टेटमेंट 3 है तो एंट्रीज 8 रहेंगे, क्योंकि 2�3 = 8 आएगा। तो यहाँ पे एंट्रीज रहेंगे फिर टी 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 पहले, फिर उसके बाद यफ 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 यफ। इस तरह से आप इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए बाद लास्ट कॉलम जो आएगा आपका, लास्ट कॉलम सभी टी नहीं रहेंगे, सभी यफ नहीं रहेंगे, मिक्स रहेंगे, कुछ टी और कुछ यफ। इसलिए हमें कंटिंजेंसी यहां पे आइडेंटिफाई करना था, तो यहां का कंटिंजेंसी स्टेटमेंट हमारा सी रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल निगेशन क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट पी बाय कंडीशनल क्यू। स्टेटमेंट 2 हमारे पास है, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल निगेशन क्यू इज टी। ठीक है, ये हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट दिया है स्टेटमेंट 1 में और इसका वैल्यू हमें टी दिया है। टी मतलब इसके सभी एंट्रीज टी रहेंगे, जिसे हम टोटोलॉजी कहेंगे। इसके सभी एंट्रीज हमारे पास टी है और ये 2 स्टेटमेंट्स लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ऐसा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज टी। ऑप्शन ए का कहना क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, मतलब these 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट 1 इज टी, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। स्टेटमेंट 2 इज टी, इसका मतलब इसका वैल्यू टोटोलॉजी आता है। ठीक है, ऑप्शन ए का क्या कहना है कि ये सही है, दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है और इसका वैल्यू जो टोटोलॉजी आता है वो भी सही है। ऐसा ऐसा ऑप्शन ए में कहा गया है। ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इसका मतलब इसका वैल्यू टोटोलॉजी नहीं आएगा। ठीक है, सी में कहा गया है स्टेटमेंट 1 इज एफ। स्टेटमेंट 1 यहां पे फॉल्स है, मतलब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। स्टेटमेंट 2 इज टी, लेकिन इसका वैल्यू टोटोलॉजी रहेगा। ऐसा ऑप्शन सी में कहा गया है। ऑप्शन डी में कहा गया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मतलब ये तो ट्रू है हमारे पास, मतलब ये दोनों भी लॉजिकल इक्विवेलेंट रहेंगे। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इसका वैल्यू भी टोटोलॉजी आएगा और स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ऐसा कहा गया है। इसका ऑप्शन हमारे पास बी दिया है। देखिए सिंपल है, स्टेटमेंट 1 इज टी, ऑप्शन बी में क्या है तो आपको पता चलेगा। अगर आप इसका और इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट इसके साथ लॉजिकल इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके ट्रूथ वैल्यूज और इसके ट्रूथ वैल्यूज सेम आते हैं। ठीक है, इसका लास्ट कॉलम और इसका लास्ट कॉलम ट्रूथ वैल्यूज का सेम आएगा, लेकिन इसका आंसर हमें टोटोलॉजी नहीं मिलेगा, मतलब सभी एंट्रीज हमारे पास टी नहीं रहेंगे। इसलिए हमने ऑप्शन बी यहां पे चूज किया है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इसमें हमें पी क्यू ट्रू दिए है, आर फॉल्स दिया है और ये जो 4 ऑप्शन नीचे है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ऐसा पूछा गया है। जैसे अगर हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, ऑप्शन ए में अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है पी और क्यू और आर। पी का वैल्यू ट्रू दिया है, क्यू का वैल्यू ट्रू दिया है और आर का वैल्यू हमें एफ दिया है। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब ये टी और टी हमारे पास टी रहेगा और एफ,
और टी और एफ का आंसर टी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, पी और क्यू और आर इज एफ, मतलब ये आंसर सही नहीं है। अगर हमने ऑप्शन बी देखा, ऑप्शन बी में पी एंड क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम टी एंड टी, कंडीशनल आर का वैल्यू यहाँ पे है एफ, टी एंड टी हमारा टी रहेगा, टी कंडीशनल एफ का आंसर एफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे पी एंड क्यू कंडीशनल आर का आंसर हमें टी बताया गया है। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं ऑप्शन बी। ऑप्शन सी तो यहाँ पे हमें आंसर दिया है, ये ऑप्शन सी आपका सही आएगा ही। देखिए पी और क्यू, यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं टी और टी एंड टी और आर, ठीक है, टी और टी, टी और आर मतलब टी और एफ, टी और टी तो हमें यहां पे टी मिलेगा, ठीक है, एंड टी और एफ यहां पे हमें टी मिलेगा और टी एंड टी का आंसर टी रहता है, इसलिए यहां पे ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन डी भी देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी में अगर हम टी कंडीशनल टी सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय कंडीशनल टी कंडीशनल एफ, इस तरह से लेंगे, ठीक है, टी इम्प्लीकेशन टी, ये टी हो जाएगा, बाय कंडीशनल टी कंडीशनल एफ, या एफ हो जाएगा। लेकिन टी डबल इम्प्लीकेशन एफ या टी बाय कंडीशनल एफ अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास एफ आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, टी दिया गया है, इसलिए यहाँ का आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ड्यूअल पूछा गया है। जब भी हम ड्यूअल लेते हैं तो हमें क्या करना है, और एंड को इंटरचेंज करना है। देखिए यहाँ पे जैसे निगेशन पी और क्यू है तो और की जगह एंड रहेगा, एंड की जगह और रहेगा, मतलब ये डिजंक्शन की जगह कंजंक्शन रहेगा, कंजंक्शन की जगह डिजंक्शन रहेगा, फिर यहाँ पे कंजंक्शन की डिजंक्शन की जगह कंजंक्शन, यहाँ पे और कंजंक्शन की जगह डिजंक्शन। तो इस तरह का ऑप्शन जो है, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास ए है। देखिए और हमने एंड से रिप्लेस किया, एंड हमने और से रिप्लेस किया, और हमने एंड से रिप्लेस किया, एंड हमने और से रिप्लेस किया, बाकी की सभी वैल्यू सेम है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ए रहेगा। चाहे तो आप बाकी के देख सकते हो, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हमने, और की जगह यहाँ पे एंड लिया, एंड की जगह यहाँ पे और लिया, और की जगह यहाँ पे एंड लिया, और की जगह यहाँ पे एंड लिया, ठीक है, और यहाँ पे निगेशन क्यू, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, यहाँ पे क्यू एंड निगेशन आर था, मतलब क्यू और निगेशन आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेशन क्यू और आर। ऐसे सेम दिखने वाले ऑप्शंस एमएसटी सीईटी में हम खास रहेंगे, तो हमें बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन रख के, बहुत ही वहाँ पे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमारा रहना चाहिए ऑप्शन चूज करते समय। ऑप्शन सी में देखिए बराबर से नहीं रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे निगेशन था लेकिन यहाँ पे निगेशन नहीं दिया गया है, और यहाँ पे भी है निगेशन पी और क्यू, यहाँ पे देखिए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है, हम इसे तो कंसिडर करेंगे क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि निगेशन ऑफ अगर हम डिसजंक्शन लेते हैं तो इसी तरह से मिलेगा हमें, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये तो सभी लॉज है आपके पास, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर देखा तो पी एंड निगेशन पी हमारे पास टी नहीं आएगा, पी और निगेशन पी हमारे पास एफ नहीं आएगा, पी कंडीशनल क्यू का कॉन्वर्स क्यू कंडीशनल पी है, ये तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं रहेगी, लेकिन हमें पता है एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इज कॉन्ट्रापोजिटिव, और ये पी कंडीशनल क्यू का कॉन्ट्रापोजिटिव हमारे पास है निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहां पे ऑप्शन डी रहेगा। अब देखिए हमें निगेशन पूछा गया है, यहां पे स्टेटमेंट दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इज, इसका हमें यहां पे निगेशन लेना है, ठीक है। अब इसका निगेशन लेना है तो इसका निगेशन देखिए कैसा रहेगा, फॉर ऑल की जगह हमें क्या लेना है, फॉर ऑल की जगह हमें देयर एग्जिस्ट लेना है, जब भी हमें निगेशन लेना है देयर एग्जिस्ट लेना है, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, इसकी जगह हमारे पास रहेगा क्या, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। फिर इसके बाद इसका हमें निगेशन लेना है, ये x बिलोंग्स टू n तो आ गया, इसका हमें निगेशन लेना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहां पे सॉरी लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू निगेशन
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का निगेशन क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, मतलब x + 1 लेस देन 2। इसलिए यहां पे हमने आंसर डी चूज किया है। देखिए आंसर ए क्यों नहीं है, फॉर ऑल एज इट इज है। हमें वहां पे अगर फॉर ऑल है तो उसका निगेशन देयर एग्जिस्ट चाहिए। आंसर बी, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में देयर एग्जिस्ट तो आया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, ये तो ठीक है, लेकिन आगे क्या है, सच दैट x + 1 ग्रेटर देन 2 है, ये यहां पे लेस देन 2 चाहिए था। ठीक है, ये तो नहीं हो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट रहता है और यहां पे फॉर ऑल ही दिया है, इसलिए प्रॉब्लम नंबर 9 का हमारा ऑप्शन डी रहेगा। देखिए बच्चों, आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे होंगे हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन मैंने आपके सामने जो भी क्वेश्चंस रखे हैं, ये क्वेश्चंस अभी तक के जो भी एग्जामिनेशंस है उनके क्वेश्चन पेपर देख के ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस इस साल रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि ये जो 10 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन, अब इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन लेंगे स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए, तो ये 10 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करो। आपकी तो पढ़ाई कर रहे हो, आपने आपकी तरफ से मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर प्रिपेयर किया होगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट उसमें इतना पार्ट आप ऐड कर लो। आप जब भी क्विक रिवीजन करना चाहोगे तब ये 10 प्रॉब्लम को आप देखो। एग्जाम जाने से पहले भी इन 10 प्रॉब्लम को आप जरूर देखिए, ठीक है। और ऐसे ही हर एक टॉपिक का हम प्रिपरेशन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं, इसलिए हमारा जो चैनल है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके जो भी फ्रेंड जो अभी MST CET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को भी, उन फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपके जो फ्रेंड्स अभी 10th में पढ़ रहे होंगे, अभी 11th में है, अभी 12th में पढ़ रहे होंगे, इन सभी बच्चों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। महाराष्ट्र में वो कहीं पे भी पढ़ते होंगे, क्योंकि इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे हम आपका 10th का मैथमेटिक्स, 11th का मैथमेटिक्स और 12th का मैथमेटिक्स, साथ में MST CET और JEE, इन सभी का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसलिए ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो अभी 10th में है, जो अभी 10th से 11th में माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब 10th का तो एग्जाम दे चुका है उन्होंने, लेकिन अभी 10th का रिजल्ट बाकी, अब 11th में जाना बाकी है उनके लिए यूजफुल है। अब जो 11th में जाएंगे उनका भी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी जो बच्चे एडमिशन की वजह से, एडमिशन क्योंकि रिजल्ट नहीं है तो एडमिशन नहीं है, तो बच्चे घर पे ही बैठे हैं, वो तो उनको भी आप कहिए, क्योंकि हमने 11th का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखा है और 12th का भी प्रिपरेशन हमारा चल रहा है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स 11th, 12th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी, आप उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए। और ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा है, आपको क्या लगता है, आपको प्रॉब्लम समझ में आते हैं क्या, सोल्यूशन आपको सही लगता है क्या, तो ये सभी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। 10 देखिए, व्हेन डज द करंट फ्लो थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे हमें सर्किट दिया गया है और इस सर्किट से करंट कब फ्लो होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन में हमें पूछा गया है। देखिए डायग्राम देख के आपको पता चलेगा, PQR अगर ये तीनों क्लोज होते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, या फिर PQ'R ये अगर तीनों क्लोज होते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। मतलब करंट फ्लो होने के हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो PQR क्लोज रहने चाहिए या फिर PQ'R क्लोज रहने चाहिए। अब देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, PQ शुड बी क्लोज एंड R इज ओपन, डेफिनेटली करंट पास नहीं होगा। PQR शुड बी ओपन, इस ऑप्शन में भी करंट पास नहीं होगा। PQR शुड बी क्लोज, ये ऑप्शन में करंट पास होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। PQ शुड बी ओपन, P और Q को ओपन करना है और R को क्लोज करना है, तब भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ऑप्शन रहेगा C। देखिए आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। ये जो 10 क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप भी प्रिपेयर करके देखिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें MST CET 2020 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।